नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रामाणिक मुलाकात में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटित कहानियां। और मैं हूं आपका कहानीकार व्यास। दोस्तों, कई बार क्राइम से ज्यादा कहीं दिलचस्प उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। मतलब ये क्राइम हुआ, लेकिन फिर ये पुलिस कैसे उसकी जांच करती है। उस जांच के दौरान बहुत सारे दिलचस्प मोड़ आते हैं और उन कई क्राइम तो इस तरीके से जो सुलझाए जाते हैं, बड़ी बड़ी वारदातें, उसमें पुलिस जिस तरीके से काम करती है, उन बारीकियों को हम सुने या समझें तो लगता है कि यार कैसी इन्वेस्टिगेशन होगी। मतलब सुनने और सुनाने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसमें कई दिन, हफ्ते, महीने, सालों की मेहनत शामिल होती है। आज की कहानी ऐसी ही एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बेहद नायाब और दिलचस्प कहानी है। कहानी कर्नाटक की है। कहानी की शुरुआत 2012 सितंबर के महीने में होती है। कर्नाटक की उडुपी में एक नए एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तैनाती होती है। हर नया अफसर जब किसी इलाके में पोस्टिंग पाता है तो उसकी कोशिश होती है कि शुरू में थोड़ा दिखाओ कि हम बेहतर कैसे काम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कई बार वो सिस्टम का ही हिस्सा हो जाता है। सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन इन एसएसपी साहब ने, जिनका नाम एसडी शरणप्पा था, चार्ज संभालते ही उडुपी में अपने सारे जितने भी स्टेशन थे, पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बुलाया और एक मीटिंग की। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा उन्होंने कहा कि मुझे हर पुलिस स्टेशन के जो भी सबसे ओल्डेस्ट केस है, जो अब तक सुलझे नहीं है, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका, उनकी डिटेल्स चाहिए। और हर पुलिस वाले का काम है और हर पुलिस स्टेशन के उनके जो जो अनसॉल्व्ड केसेस हैं उनको सुलझाना, और ये प्रायोरिटी होगी। तमाम पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइल्स खंगाली गई, ढूंढ ढूंढ कर पुराने केसेस की लिस्ट बनाई गई। एसएसपी साहब के दफ्तर में भेजी गई ये सारी अनसॉल्व्ड केसेस की फाइल्स। फिर एक मीटिंग हुई, उन केसेस के ऊपर दोबारा नजर डाली गई, और फिर उन केसेस में से ऐसे केस जो बेहद दिलचस्प भी थे और जिन्हें ऐसा लगता था कि सुलझाया जा सकता है, और अब तक क्यों नहीं सुलझे, उस पर खास नजर डाली गई। इत्तेफाक से उस वक्त उसी कर्नाटक के पुत्तूर पुलिस स्टेशन में एक नए इंस्पेक्टर की तैनाती होती है, जिसे एसएसपी साहब लाए थे। इन इंस्पेक्टर साहब का नाम था सुरेश कुमार पी। उन्होंने एसएसपी साहब के हुक्म के हिसाब से पुत्तूर पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइल्स को खंगालना शुरू किए। कुछ केसेस इन्होंने निकाले जो अनसॉल्व थे। एसएसपी साहब के दफ्तर में ये अनसॉल्व केसेस की फाइल्स भेजी। अब एसएसपी साहब ने उसमें से कुछ केसेस पे कहा कि इस पे आप लोग काम कीजिए। अब पी कुमार सर ने जो सबसे पहला केस चुना वो था 2012 का केस। करीब 11 साल पुराना हो चुका था, यानी 2001 का था। असल में उन्होंने उस केस की कई बार स्टडी की। केस स्टडी करते दौरान पी कुमार को इन्वेस्टिगेटिंग टीम का काम ठीक ठाक लग रहा था। मतलब कम से कम जांच के मामले में हर चीज रिकॉर्ड पर थी। तो उन्होंने केस को पढ़ना शुरू किया। केस कुछ यूं था कि 9 जून 2001 को इसी पुत्तूर इलाके में रहने वाली एक मलिका नाम की लेडी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि मेरे हस्बैंड, जिनका नाम विश्वनाथ राय है, वो 2 दिन से घर नहीं लौटे। यानी 7 जून को उनकी आखिरी बातचीत हुई थी और 7 जून के बाद वो लौटे नहीं। ऐसा 1-2 बार और भी हुआ था पहले कि वो घर नहीं आए, लेकिन फोन पे इन्फॉर्म कर दिया करते थे। तो अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट में मल्लिका राय ने यह भी लिखा कि 7 जून को जब वो घर से निकले तब उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि दुबई से कोई एक पार्टी आ रही है और उससे एक मीटिंग है और उसके लिए हम मैंगलोर जा रहे हैं, और मेरे साथ मेरा बिजनेस मैनेजर जो है, जिसका नाम विश्वनाथ शेट्टी है, वो भी जा रहा है। जो विश्वनाथ राय थे, उनकी एक फाइनेंस कंपनी थी और वो उस कंपनी के ओनर थे, और विश्वनाथ शेट्टी जो थे वो उसी कंपनी में उनके मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये कहकर वो घर से 7 जून को निकले थे, लेकिन उसके बाद वो लौटे ही नहीं। इस दौरान जब मैंने
8 जून को उनको फोन किया तब उनका फोन स्विच ऑफ आया। तो फिर मैंने मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी को फोन किया। ये सब उनकी पत्नी कह रही थी। तो उस मैनेजर ने कहा कि यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है मैडम, और वो दूसरी तरफ है, तो मैं इधर हूं, और जब भी मैं उससे कहूं कि ठीक है तो मेरी बात करा देना या करा दो, तो वो फोन काट देता था बार बार। अब इस मिसिंग कंप्लेंट में एक चीज साफ थी कि विश्वनाथ राय अपने मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी के साथ गए थे, पत्नी को बताकर गए। पत्नी ने अगले दिन फोन किया, विश्वनाथ शेट्टी ने फोन उठाया, लेकिन उसने कभी भी उनके पति से उनकी फोन पर बातचीत नहीं कराई, बल्कि वो फोन काटता रहा। पुलिस ने इसके बाद मिसिंग कंप्लेंट लिखी, तफ्तीश शुरू की। इत्तेफाक से 2 दिन बाद यानी 11 जून को, याद रखिए 9 जून की ये कंप्लेंट थी, तो 11 जून को एक दूसरे पुलिस स्टेशन के करीब एक लावारिस लाश मिलती है। इस लाश की हालत जो थी वो पहचानने लायक बिल्कुल नहीं थी। तो पुलिस ने उस लावारिस लाश को उठाया, उसको पोस्टमार्टम कराया और मोर्चरी में लाश को रख दिया। अब क्योंकि इधर एक मिसिंग कंप्लेंट थी, तब पुलिस स्टेशन को भी खबर दे दी गई कि भाई एक लावारिस लाश मिली है। और जब पुत्तूर पुलिस स्टेशन को इस लाश के बारे में जानकारी मिली तो उस पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया गया और फिर मोर्चरी जाया गया। लाश की कोई शिनाख्त नहीं थी, बस सिर्फ एक पहचान थी कि भाई मरने से पहले लाश जो कमीज थी वो ये पहनी हुई थी। उस शर्ट के ऊपर एक लेबल लगा हुआ था और उस कॉलर पर सिंधु पुत्तूर 21376 ये लेबल पे लिखा हुआ था। तो सिंधु पुत्तूर पोर्टल 21376 बस यही लिखा हुआ था। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये शख्स जो है ये पुत्तूर का ही हो सकता है। उधर पुत्तूर में भी एक मिसिंग कंप्लेंट थी विश्वनाथ राय की। पुलिस ने फौरन मल्लिका यानी विश्वनाथ राय की वाइफ को कांटेक्ट किया और उन्हें बुलाया। मल्लिका को उस सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में ले जाया गया। वहां उन्होंने लाश देखी, तभी लाश को पहचान गई और उन्होंने कहा कि ये उनके ही पति की लाश है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि जिसकी मौत हुई है उसका कत्ल किया गया है। जब पुलिस ने मिसिंग की जगह मर्डर केस दर्ज कर दिया, केस की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। अब पहला शक जो था वो विश्वनाथ शेट्टी के ऊपर ही जाना था, क्योंकि आखिरी समय में वही साथ में था और उसी से मल्लिका की बात हुई थी आखिर में। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि जब से विश्वनाथ राय जी गायब हैं, यानी 7 जून के बाद से, तब से ही विश्वनाथ शेट्टी भी गायब है। 8 जून को ही शायद विश्वनाथ राय का कत्ल हुआ होगा, लेकिन उसके बाद विश्वनाथ शेट्टी भी गायब है। अब बड़ी अजीब कंफ्यूजन हुई पुलिस को कि उनको यह भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों किसी साजिश का शिकार हो गए हों, कहीं ये डबल मर्डर केस ना हो। अब पुलिस आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन से कोई और लावारिस लाश मिली हो इसकी जानकारी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन ऐसी कोई लावारिस लाश मिली ही नहीं। अब पुलिस की टीम विश्वनाथ रेड्डी के घर पहुंचती है। विश्वनाथ रेड्डी के घर में एक पत्नी और उनका एक बेटा था। उस वक्त बेटे की उम्र करीब 5 से 6 साल रही होगी। पत्नी से जब पूछा तो उसने बताया कि हाँ वो विश्वनाथ राय के साथ बेंगलुरु गए थे और उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं, उनका फोन भी बंद है और हमें कोई जानकारी ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं और पता चला कि उनकी वाइफ ने भी एक मिसिंग कंप्लेंट पहले से ही डाली हुई है। पुलिस परेशान, ये डर भी सता रहा था कि कहीं डबल मर्डर केस ना निकल जाए। और फिर एक चीज जो है वो पुलिस को चौंकाने वाली लगी थी, वो ये कि जब 7 जून को निकले हैं वो, 8 जून को मल्लिका ने फोन पे बात की, विश्वनाथ रेड्डी ने फोन उठाया, लेकिन जब भी वो कहती कि मेरे पति से बात कराओ तो वो फोन काट देता। इसका मतलब कि शक के दायरे में तो विश्वनाथ रेड्डी ही था। अब पुलिस ने विश्वनाथ रेड्डी को इधर उधर ढूंढना शुरू किया, तमाम कोशिश कर ली पर वो कहीं नहीं मिला। इस दौरान में फिर पुलिस को पता चला कि उस दिन जब 7 जून को ये निकले थे तब एक और शख्स इन दोनों के साथ था। उसका नाम था सुभाष चंद्र।
पुलिस ने अब सुभाष चंद्र को ढूंढना शुरू किया और अचानक इत्तेफाक से वो उन्हें मिल भी गया। उसे पुलिस ने उसको उठाया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। सुभाष चंद्रा ने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दिया। उसने कहा कि हाँ, मैं उस रोज साथ था उन दोनों के। हम मैंगलोर जा रहे थे, रास्ते में ही एक जगह रुके, बियर खरीदी और बियर पी ली। उसी दौरान विश्वनाथ नायर और विश्वनाथ शेट्टी में कुछ बिजनेस को लेकर आपस में झगड़ा हो गया और उसी गुस्से में विश्वनाथ शेट्टी ने एक लोहे की रॉड से विश्वनाथ राय के सर पर वार कर दिया। उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने उसको गाड़ी के अंदर डाला और उसकी लाश को ले जाकर फेंक दिया। मैं घबरा गया था, मैं वहां से वापस आ गया। तो पुलिस ने झूठ बोलने, सच छुपाने और सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में सुभाष चंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब विश्वनाथ शेट्टी गायब है, जिसके बारे में अब तक डाउट था कि कहीं उसका भी कत्ल तो नहीं हो गया हो। अब यह क्लियर हो चुका था कि जो कातिल है उस विश्वनाथ शेट्टी ही है। अब सुभाष चंद्रा के बयान से यह तो साफ हो गया था। अब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, हर जगह ढूंढा, दोस्तों और रिश्तेदारों में भी पूछा, दूर के रिश्तेदारों बल्कि कर्नाटक के बाहर तमिलनाडु तक, केरल तक, सब जगह पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। 2001 7 जून को वो घर से गायब हुआ था। 9 जून की कंप्लेंट थी और उसके बाद कहीं से भी अब विश्वनाथ शेट्टी की कोई खबर नहीं थी। 11 लंबे साल बीत गए। उसके बाद 2012 आया, जब एसएसपी आए और उन्होंने हर थाने को कहा कि अपने पुराने केसेस को खोलो और उन्हें सुलझाओ। तब नए इंस्पेक्टर सुरेश पी कुमार ने जब ये फाइल पढ़ी विश्वनाथ राय मर्डर केस की, तो उस फाइल को उन्होंने कई बार पढ़ा। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे इस केस को सुलझाया जाए, लेकिन होमवर्क बहुत अच्छा किया था उस वक्त के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, और बाकी हर चीज अपनी जगह पर फाइल में मौजूद थी। वो फाइल पढ़ते रहे, कोई नई चीज मिल नहीं रही थी। कुछ दिन भी बीत गए थे। उनका पूरा ध्यान जो था इस केस पर, इसको कैसे सुलझाया जाए, कोई क्लू मिल जाए, इसी में लग गया। दिन रात सोते जागते वो इस फाइल, इस केस के बारे में सोचते रहते थे। फिर उन्होंने अपने लोगों को भेजा कि पता करो यार, ये विश्वनाथ शेट्टी जो है वो अपनी फैमिली से कहीं कांटेक्ट किया तो नहीं। वो सब भी वापस खाली हाथ आ गए। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ पिछले 12 सालों में। पूरे गांव, मोहल्ले, दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, हर जगह पता कर लिया। पिछले 12 साल से उसका कोई सुराग नहीं। अब ये सितंबर 2012 में इस केस को खोलने का हुक्म दिया गया था। अब 2013 आ गया था। इधर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ मिस हो रहा है उनसे इस केस में। तभी एक रोज फिर से जब वो फाइल पढ़ रहे थे, जो कि अब दर्जनों बार तक वो पढ़ चुके थे, एक बार फिर जब वो पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते अचानक 2 लाइनों पर जाकर उनकी नजर गड़ गई और इन 2 लाइनों में उनकी आंखें चमक सी उठी। उन्हें लगा कि इस केस को सुलझाने में ये 2 लाइनें बहुत मददगार साबित हो सकती है। वो क्या थी 2 लाइनें? जब विश्वनाथ शेट्टी को ढूंढने के लिए 12 साल बाद उन्होंने अपने सिपाहियों को सबको भेजा इस इलाके में जहां वो रहता था, तो पता चला कि नहीं, वो कभी लौटकर नहीं आया, आज तक नहीं आया। फिर उन्होंने ये भी पढ़ा रिपोर्ट में कि उसकी एक मिसिंग कंप्लेंट भी है विश्वनाथ शेट्टी की। तो उसमें पुलिस ने क्या रिपोर्ट दाखिल की, जैसे यहां एक मर्डर केस था, 12 साल से सुलझाया नहीं, एक जिंदा शख्स, उधर भी मिसिंग कंप्लेंट उसकी वाइफ ने कराई, तो उसका क्या हुआ? ये सोचते ही वो फौरन उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं जहां विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ ने 12 साल पहले अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि 7 जून को निकले और उसके बाद कभी घर नहीं लौटे। वहां जाकर जब इस पुरानी फाइल को निकाला तो पता चला कि शुरुआत में जब ये कंप्लेंट लिखाई थी उन्होंने 9 जून 2001, उसके बाद जून के महीने में और जुलाई के महीने में करीब 5 से 7 बार विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ पुलिस स्टेशन आया करती थी, ये पता करने के लिए कि भाई उनके पति का कोई सुराग मिला, मतलब वो जिंदा है या नहीं,
क्योंकि विश्वनाथ राय की लाश मिली थी तो उनकी वाइफ को यह भी लगता था कि कहीं मेरे पति विश्वनाथ शेट्टी जो है वो कहीं मर तो नहीं गए। तो थाने में जो तमाम पुलिस वाले थे जो 2001 में इस पुलिस स्टेशन में काम करते थे, उनका तबादला हो चुका था। तो अब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने खुद पता लगाया तो एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। जानकारी ये कि जून से लेकर जुलाई अगस्त तक तो विश्वनाथ शेट्टी की पत्नी कई बार थाने के चक्कर लगाती थी अपने पति के बारे में, उस केस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थाना आना बंद कर दिया। मतलब पिछले 11-12 सालों में उसने कभी थाने में जाकर ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके पति का आखिर हुआ क्या, वो मिला, उसकी कोई खबर मिली, वो जिंदा है भी या नहीं। अब ये बात इंस्पेक्टर को थोड़ी सी अजीब लगने लगी कि एक शख्स जो गायब है और उसकी पत्नी 11-12 साल हो गए कभी जाकर पता ही नहीं कर रही है पुलिस स्टेशन में कि भाई मेरे पति की असलियत क्या है, वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं। अब इसी एक लाइन पे सुरेश कुमार ने अपना सारा फोकस विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ की तरफ घुमा दिया। पता चला कि जब से उसका पति गायब हुआ उन्होंने खुद को और अपने बच्चे को पालने के लिए वहीं किसी एक लोकल कोर्ट में एक कैंटीन में काम करना शुरू कर दिया। कोर्ट के अंदर ही उसे कैंटीन मिल गई थी जिस कैंटीन को वो चलाती थी एज अ मैनेजर। तब उसकी पूरी रेकी शुरू कर दी। अब विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ का पुलिस ने मोबाइल नंबर निकाला और उसके नंबर को अब ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पुलिस ने उन तमाम नंबरों को खंगाला लेकिन ऐसा एक भी नंबर नहीं मिला जो लगे कि सस्पिशियस है और जिसे कभी बात होती है और विश्वनाथ शेट्टी हो सकता हो, ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से भी पूछ लिया किसी ने विश्वनाथ शेट्टी को इन 12 सालों में देखा है या नहीं, और ये घर में सिर्फ माँ बेटे ही रहते हैं या कोई और आता जाता रहता है। अब 12 साल के बाद बेटा भी जो है करीब 17 साल का हो चुका था, बड़ा हो गया था। पुलिस ने कहा बेटे के भी मोबाइल को खंगाला जाए। किसी तरह बेटे का नंबर भी पुलिस को मिल गया, उसके भी नंबर को ट्रैक किया गया। उसके मोबाइल से भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो शक के दायरे में आता हो। अब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को लगा कि यार 12-13 साल के बाद भी हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। फिर भी उन्होंने अपने 2 यंग कांस्टेबल को उस गांव में भेज दिया था जहां पे विश्वनाथ शेट्टी की बीवी और बेटा रहते थे कि तुम्हारा देखो कोई काम नहीं है, तुम वहां जाओ और उन दोनों पे नजर रखो, छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करो और आस पड़ोस के लोगों से बातें करो, पता करो इन दोनों माँ बेटों के बारे में। अब दोनों यंग कांस्टेबल वहां गए। उन्होंने वहां की लोकल कांस्टेबल से दोस्ती कर ली। लोकल थाने की पुलिस के साथ अब उस कांस्टेबल ने साथ कई हफ्ते गुजारे। पता चला कि विश्वनाथ शेट्टी का जो बेटा है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी है और उस पूरे इलाके में जो भी बड़ा टूर्नामेंट होता है वो उसमें जरूर हिस्सा लेता है। वो एक टीम का पार्ट है और मतलब टीम का बड़ा अहम मेंबर भी है। इत्तेफाक से जिस इलाके में वो रहता था उस इलाके के ही जो पुलिस थाना था उस थाने का एक कांस्टेबल उसी तरीके से यंग था और क्रिकेट का शौकीन भी था। वो भी क्रिकेट खेलता था और तमाम टूर्नामेंट में हिस्सा भी लेता था और इसी क्रिकेट की वजह से वो विश्वनाथ शेट्टी के बेटे का दोस्त भी था। यह बात कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को बताई पुरतूल में। अब अभी तक इंस्पेक्टर को लग रहा था कि कुछ तो है जो हमसे मिस हो रहा है इस केस में। जब ये खबर मिली तब उन्होंने कहा ठीक है, उस कांस्टेबल से कहो कि उसके बेटे को अपने भरोसे में ले और शायद उससे कुछ उगलवा सके। तभी एक रोज एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। अब कांस्टेबल जो है वो लोकल वाला कांस्टेबल था, उसे कहा कि भाई उस लड़के के करीब जाना है। माँ और बेटे का मोबाइल चेक कर लिया गया था, कुछ भी नहीं मिला था। तो जब एक रोज मैच चल रहा था तो जो बेटा था उसका वो बैटिंग कर रहा था और उसकी जो किट थी, मोबाइल था, वो वहीं ग्राउंड पे रखे हुए थे। तो ये जो कांस्टेबल था वो उस वक्त बाहर ही खड़ा हुआ था और उसकी किट के पास ही खड़ा हुआ था। तो अचानक उसकी किट पे इस कांस्टेबल की नजर पड़ती है
वो फोन की घंटी बजी, उसने फोन उठाया लेकिन कट कर दिया। कट करने के बाद उसने ध्यान से देखा तो देखा वहां 2 फोन पड़े हैं। अब 2 मोबाइल देखकर वो थोड़ा सा चौंका। फिर भी उसे लगा कि चलो बच्चा है, आजकल लड़कों के 2-2 फोन रखने के शौक होते हैं, तो उसने कहा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने फोन वापस रख दिया। उसके बाद वो खेल कर आया, उसने कहा तुम्हारा कोई फोन बज रहा था और मैंने काट दिया। लड़के ने थैंक यू कहा, उसके बाद वो चला गया। मैच के बाद हर दिन वो 2 पुलिस जो पुत्तूर से आए हुए थे वो इस स्पेशल कांस्टेबल पर डिपेंडेंट थे। इस कांस्टेबल से डेली पूछते थे कि क्या हुआ, क्या नई न्यूज लाए हो। तो उन्होंने पूछा कि आज क्या हुआ, मैच में कौन हारा जीता, किसने कैसा खेला। उन्होंने पूछा और कोई बात है तो बताओ। उसने कहा नहीं, कुछ खास नहीं। फिर अचानक यूं ही किस्सा बताया कि यार वो लड़का जब बैटिंग कर रहा था तो उसके किट के पास में खड़ा था, तो अचानक फोन बजा। मैंने सोचा पहले उठा लो, फिर कहा चलो क्यों ही उठाऊं, किसी और का फोन है तो अच्छा नहीं लगता। अब ये 2 जो कांस्टेबल थे इन्होंने कहा यार तुझे फोन उठाना चाहिए था, क्या पता कोई क्लू मिल जाता। अब उसने कहा यार दूसरे का फोन कैसे उठाता, तो उस वक्त वैसे भी मेरा क्रिकेट पे ध्यान था, स्कोर बोर्ड पे ध्यान था, तो बस नहीं उठाया। तो उसने इस बात में ये भी बता दिया कि उसको 2 फोन दिखे थे। उन कांस्टेबल ने अब जैसे ही ये 2 फोन की बात सुनी, दोनों कांस्टेबल के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके एक फोन की पूरी R&D करवा रखी थी। माने उसका CDR सब निकाल रखा था, माँ के भी और बेटे के भी, और उनमें से कुछ भी नहीं मिला था। अब जैसे ही पता चला कि बेटे के पास 2 फोन हैं, उन्होंने इंस्पेक्टर को ये बात बताई और इंस्पेक्टर को लगा कि शायद दूसरे फोन से कुछ राज मिल सकता है। अब उन्होंने दूसरे फोन का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर एक क्रिकेट मैच हुआ और उस मैच के दौरान उसने उसका दूसरा नंबर ले लिया। उसे लड़के को उसको कुछ आइडिया ही नहीं था कि दूसरा नंबर क्यों मांगा जा रहा है, कुछ गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो उसने दूसरा अपना जो मोबाइल नंबर था वो दे दिया। तो जब दूसरा मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लगा, उसकी CDR निकाली गई, कॉल डिटेल जो रिकॉर्ड था शुरुआत में उसमें भी कुछ मिला नहीं। पहले 3 महीने का निकाला तो कोई फायदा नहीं, फिर 6 महीने कोई फायदा नहीं, फिर 1 साल का CDR निकाला गया। तो जब इंस्पेक्टर 1 साल का जो CDR था वो देख रहे थे, ढूंढ रहे थे उसमें, तो उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा था जिस पे शक किया जाए। लेकिन जब गहराई से स्टडी किया गया CDR को, तभी इंस्पेक्टर को चौंकाने वाली चीज दिखी। देखते हैं कि वो एक नंबर ऐसा है जो सिर्फ हर 2 महीने में एक बार कॉल करता है। अच्छा, आमतौर पर उन नंबरों को पुलिस ज्यादा ध्यान देती है, तवज्जो देती है, जो बहुत ज्यादा कॉल करते हो, लंबी लंबी बात होती हो, उसकी जांच ज्यादा करती है पुलिस। पर यहां पर जो है उस चीज को वो चेक कर चुकी थी। लेकिन अब ये कुछ अलग था कि एक कॉल ऐसा भी है जो सिर्फ 6 बार आता है साल में, मतलब हर 2 महीने में एक बार आ रहा है, और फिर जो उस कॉल का ड्यूरेशन होता था वो कम से कम 20 से 30 मिनट तक चलता था। इतनी लंबी बात होती थी उस नंबर पे। तो अब 2 चीज पुलिस के सामने थी कि 2 महीने में एक बार कॉल आता है और ड्यूरेशन 20-30 मिनट का कुछ चलता है। तो अब उस नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पे डाल दिया। जब उस नंबर को पुलिस तलाशती है तो ये नंबर निकलता है तमिलनाडु के इरोड इलाके के जंगलों का। इस जंगल के पास एक बस्ती है और ये वो इलाका है जो कभी वीरप्पन, चंदर तस्करी के छुपने का ठिकाना रहा था। अब पुलिस को लगा कि ये तमिलनाडु के इरोड से ये जो नंबर है, ये जहां से ये कॉल आता है, तो वहां कौन हो सकता है। तो फौरन पुलिस एक टीम जो है वो इरोड भेजती है। वहां पे उसकी कुछ तस्वीरें भी भेजती है, जो विश्वनाथ शेट्टी था उसकी तस्वीरें भेजी जाती है। उसको ढूंढते हैं, खामोशी से ढूंढा जाता है कि कहीं सिविल ड्रेस में ढूंढा जाता है कि कहीं किसी को पता ना लगे, कोई देख ना ले। तो इत्तेफाक से एक बंदा उस फोटो को देखकर पहचान जाता है। वो कहता है साहब, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो विश्वनाथ शेट्टी नहीं है, ये तो राज साहब है, और यहाँ पे एक फाइनेंस कंपनी चलाते हैं। पुलिस के कान खड़े हुए, उन्होंने कहा चलो उस राज को ही ढूंढते हैं। तो अब वो करते करते वहीं पे एक घर पहुंचते हैं। अगस्त 2014 की बात थी ये। पहुंचते ही जिस घर में पहुंचे उसकी घंटी बजाई।
दरवाजा खुला और सामने वही 13 साल पुराना विश्वनाथ शेट्टी खड़ा था। जैसे ही नजर पड़ी पुलिस ने अपने साथ उसको पकड़ा और उसे वापस पुत्तूर लेकर चली गई। 13 साल पुराना एक कातिल, एक क्रिकेट मैच और एक लड़का जिसके मोबाइल पर एक कॉल हर 2 महीने में आता था, 20 से 30 मिनट बात होती थी, इसके जरिए यानी क्रिकेट मैच के थ्रू एक कातिल 13 साल बाद पकड़ा गया। अब उससे पूछताछ शुरू हुई, तब उसने कहा कि हाँ, बिजनेस के लेन देन को लेके मैंने मारा था विश्वनाथ राय को। तो फिर पुलिस ने यह जानने की भी कोशिश की कि आखिर 13 साल तक ये छुपता कैसे रहा। उसने बताया कि मैंने मर्डर के बाद एक गांव मटकी चला गया था, केरल में एक डॉक्टर के फार्म हाउस पर मैंने नौकरी की। मेरा काम अच्छा था, डॉक्टर साहब ने मुझसे खुश हुए और मुझे तमिलनाडु में ईरोड इलाके में ले आए। वहां पे भी उनका एक बड़ा सा फार्म हाउस था जिसकी मैं देखभाल करता था। फिर मैं उनके फाइनेंस के बारे में उनको कुछ सजेशन देता रहता था, तो वो खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए बहुत सारे। मैंने उन पैसों से अपनी फाइनेंस कंपनी जो है वो शुरू कर दी और मैं यहीं रहता था। मुझे मालूम था कि पुलिस लगातार मेरे घर, खासतौर पर मेरी बीवी और बेटे पर नजर रखती है। तो कभी कभार साल में एक बार मैं बीवी को यहीं तमिलनाडु में बुलाता था और यहीं एक गेस्ट हाउस पे बुलाता था, क्योंकि वो खतरा नहीं चाहता था। तो वहीं छोटी से कस्बे में जो तमिलनाडु के पास ही था, तो वो वहां ले जाता था। वहां एक गेस्ट हाउस था जिसमें वो 2-3 दिन तक अपने बीवी और बेटे के साथ रहता था। फिर उसकी बीवी गांव चली जाती थी और विश्वनाथ शेट्टी उधर ही रुक जाता था तमिलनाडु में। तो विश्वनाथ शेट्टी कहता है कि मैं अपने परिवार को ये कह चुका था कि मुझे कॉल मत करना। हर 2 महीने में एक दिन मैं कॉल करता था। एक नया सिम था और वो सिम किसी और के पास नहीं था, तो मैं उसी सिम पर मैं करता था 2 महीने में एक बार कॉल और बात हो जाया करती थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्रिकेट मैच की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। विश्वनाथ शेट्टी खुद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को सुनकर हैरान रह गया था। खैर, पुलिस ने उसे पकड़ा, उसके बाद जेल भेजा, लेकिन साल भर के अंदर वो जमानत पर बाहर आ गया। जमानत के फैसले पर हैरानी हुई। इसके बाद लोअर कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। 2013-14 में वो पकड़ा गया था और उसके बाद साल भर के अंदर ही वो बाहर आ गया था। तब से मुकदमा चलता रहा। 2021 में आखिरकार लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 13 दिसंबर 2021 को जो जज थे, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि उस कत्ल के बाद उस कातिल ने जिस तरीके से कानून और दुनिया से खुद को छुपाया और उस छुपाने के लिए जो साजिश रची थी, इससे पता चलता है कि इसका दिमाग जो था वो कितना शातिर है और इसीलिए ऐसे कातिल, ऐसे मुजरिम के साथ रहम की कोई भी गुंजाइश नहीं बनती और इसीलिए इसे हम उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। तो 2021 में लोअर कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई विश्वनाथ शेट्टी को और तब से वो जेल में है और इस फैसले के खिलाफ अब उसने कर्नाटक कोर्ट में भी अपील कर रखी। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, एक पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक तरह से दिलचस्प कहानी। वैसे भी दोस्तों आजकल वर्ल्ड कप T20 चल रहा है। क्राइम की दुनिया में क्रिकेट ने क्या रोल प्ले किया कि कातिल को 13 साल बाद सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और फिर उम्र कैद की सजा दिलवा दी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहे। मैं हूं व्यास, आपका कहानीकार। अब अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और सूचित रहिए। धन्यवाद।